हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। आज हम अपना लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमी का। एंड आज का जो लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 15, वो है विद रिगार्ड्स टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आपके एफपीआईज के बारे में। एफपीआई का मतलब यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से है। और आप नोटिस करोगे ये जो टॉपिक है ये हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार बार यूपीएससी ने इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे इंक्रीज हो रहा है, क्या क्या इसका फायदा है ना। तो इस तरह से देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन विच आर आस्क्ड रिगार्डिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो हम अच्छे से आज के सेशन में इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं अपने हमारी जो टीम की तरफ से बैचेस ऑफर किए जाते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, अगर आप लेट से 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टीम की तरफ से संकल्प एंड टाइटन, ये दो बैचेस ऑफर किए जाते हैं। संकल्प की जब मैं बात करता हूँ तो ये हिंदी और इंग्लिश दो तरह से आपको ऑफर किया जाता है। एंड एट द सेम टाइम जो टाइटन बैच है दैट इज योर इंग्लिश बैच। इन बैचेस के माध्यम से आपकी जो कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी है वो बिल्कुल फाउंडेशन बेसिक्स के थ्रू आप इसको कर सकते हो। उसी तरह से जो बच्चे 2025 में सृजन मेंस, हमारी जो मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और साथ साथ जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो सृजन 2025 इनिशिएटिव है। उसके साथ ही साथ 2025 वाले बच्चों के लिए हमारे पास प्रहार बैच है जिसमें सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑप्शनल बैचेस की तो 2025 के लिए हमारी टीम की तरफ से ऑप्शनल्स भी रन हो रहे हैं। टोटल 9 ऑप्शनल्स हैं जो हमारी टीम ऑफर करती है। तो इन सबके जो लिंक्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। एंड लास्टली दोस्तों, अगर आप 2+1 यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड फेस्ड मैनर के अंदर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी टीम की तरफ से प्रारंभ 2027 बैच ऑफर किया जाता है। तो डेफिनेटली आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। सभी के जो लिंक्स होंगे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करें आज के सेशन को। तो पहली बात तो आप ये समझो कि आखिर इस चीज का मतलब क्या है। व्हेन आई से द वर्ड फूड प्रोसेसिंग, व्हाट डज इट इवन मीन। देखो, आप लोगों ने ना ये सब चीजें कभी खाई हैं, आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो खाया होगा, है ना। जैसे हो सकता है आपने चिप्स खाए हों। व्हाट एग्जैक्टली आर द चिप्स। कहीं ना कहीं हमने मशीन में आलू डाला और इधर से क्या निकला, सोना नहीं, आलू के चिप्स निकले। लेज, आपके जो भी आप बहुत सारी चीजें खाते हो, अंकल चिप्स वगैरह, वो क्या है, वो प्रोसेसिंग ही तो हुई फूड की। आलू से आपने चिप्स बना दिए। या फिर लेट से आप लोग वेरका का या अमूल का दूध पीते हो, ये भी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हुई है उसके अंदर भी। आप जैम खाते हो, व्हाट एग्जैक्टली इज जैम, ये भी तो कहीं ना कहीं फूड को प्रोसेस करके ही बना है। आप टमाटो केचप खाते हो, ये कुछ और केचप खाते हो, आप सूप पीते हो, राइट। ये क्या हुआ है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर व्हाट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्रोसेस्ड। समझे। तो होता क्या है, हमारे सामने कुछ एक हमें इनपुट्स देखने को मिल जाएंगे। और कौन से इनपुट होते हैं, ये फूड इनपुट्स होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं खेती से हमें आते हैं। अभी तो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्या दिखा रहा है, यहाँ पर हमारे सामने कुछ इनपुट होगा, फिर कहीं ना कहीं हम उसको इंडस्ट्रीज में उनकी प्रोसेसिंग करी जाएगी, उनको बेहतर बनाया जाएगा, उनमें कुछ वैल्यू एडिशन किया जाएगा। एंड लास्टली हमारे सामने क्या मिलेगा, हमें कुछ ना कुछ उसका आउटपुट मिलेगा। ये है पूरा कॉन्सेप्ट आपकी फूड प्रोसेसिंग का। एक एक करके इन पॉइंट्स को हम समझेंगे, हर एक एस्पेक्ट को हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना जरा एक बार पहले वैल्यू चेन समझ लो। क्या समझ लो, वैल्यू चेन को आप समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, होता पता क्या है, दरअसल में आप कोई भी प्रोडक्ट इमेजिन करो दिमाग के अंदर। जैसे मेरे सामने ये रुमाल है या फिर मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये मेरे पास कैसे पहुंचा, कहीं ना कहीं कुछ प्रोसेस आया होगा। और वही सिमिलर प्रोसेस आपके खाने के आइटम्स में भी होता है। होता क्या है ना, दरअसल में हमारे सामने पहले कोई ना कोई कुछ चीज का सप्लायर हुआ होगा। व्हाट डू मीन बाय सप्लायर, अरे सप्लायर जैसे रॉ मटेरियल का सप्लायर हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रुमाल की बात कर रहा था तो रुमाल के लिए कुछ ना किसी ने कुछ क्लोथ या कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई किया होगा। अगर मैं बात कर रहा था यहाँ पे आलू के चिप्स की, तो किसी ने आलू सप्लाई किए होंगे किसी किसान ने। फिर कहीं ना कहीं वो जाते हैं किसके पास, फिर आता है हमारा मैन्युफैक्चरर जो कि इसको मैन्युफैक्चर करेगा, राइट। जो भी चीज बनाई जा रही है उसको बनाने वाला होता है मैन्युफैक्चरर। एक बार चीज बन गई, वहां पे चीजें खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सप्लाई चेन के अंदर आगे आपके पास बड़े बड़े आपके पास होल सेलर होते हैं, राइट।
जो बड़े लेवल के ऊपर बात होती है, जैसे बल्क में जो प्रोडक्शन होता है या बल्क में अदर शुड से बल्क में जो सेलिंग करते हैं, वो होता है होलसेलर। फिर होलसेलर के बाद आपका रिटेलर आ जाता है, जो आपकी दुकान होती है आपके घर के आसपास। फिर लास्ट में मैं और आपके जैसे जो कस्टमर्स होते हैं वो हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताऊं, तो अगर मान लो जैसे आलू के चिप्स की बात कर रहे थे, तो किसी ने पहले आलू चिप्स को मतलब आलू को सप्लाई किया होगा किसी किसान ने, फिर किसी ने उनको प्रोसेसिंग करी होगी, उसको मैन्युफैक्चर किया होगा, उन आलू के चिप्स को बनाया होगा। फिर वो आलू के चिप्स कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, बड़े बड़े होलसेलर्स के पास गए होंगे। फिर आपके घर के पास में जो किराने वाली दुकान है, वो हो गया हमारा रिटेलर, एंड वहां से वो चीज़ पहुंच गई हमारे साथ। ये होती है पूरी पूरी सप्लाई चेन। दिस इज हाउ अ सप्लाई चेन वर्क्स। ठीक है, इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट का आप यहाँ पे सप्लाई चेन यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसको आप सप्लाई चेन इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बात तो हमें समझ आई, ये बात तो हमें समझ आई। अब ना एक काम करो जरा ना, आप लोग ना एक बार मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से समझो। इसके पर्सपेक्टिव से आप एक बार ना मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। अंडरस्टैंड करना, अगर आप कहीं ना कहीं एक कोई चीज़ बना रहे हो, कोई चीज़ प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैंने बताया ना सबसे पहली चीज़ क्या होगी, पहली चीज़ आपके पास ये होगी कि आपके पास कोई सप्लायर होगा, कोई ना कोई आपको रॉ मटेरियल देगा। अगर आपको केचप बनानी है तो कोई आपको टमाटर देगा, कोई आपको कद्दू देगा, राइट। कुछ ना कुछ आपके पास इनपुट्स आने पड़ेंगे। तो ये जो सारा का सारा काम होता है इनपुट्स को देखने का, इनपुट्स को जुगाड़ करने का, उनको सर्च करने का, उनको एक्सट्रैक्ट करने का, ये सारा चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑल ऑफ दिस कम अंडर व्हाट? ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर योर अपस्ट्रीम। ठीक है, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या? प्रोसेसिंग के पहले का जो भी काम था, जो भी आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए थे, इकट्ठे करने थे, उनको सर्च करना था, वो आपके अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स में आ जाएंगे। पर इसके बाद जो कहीं ना कहीं आपने प्रोडक्शन किया, प्रोसेसिंग करी, उसके बाद बात वहीं खत्म नहीं हुई। आगे जाके आपको होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंज्यूमर तक पहुंचाना है, उनकी मार्केटिंग करनी है, उनका स्टोरेज करना है, सारी वो चीजें तो देखनी है। बेसिकली हो सकता है सुपरमार्केट्स के अंदर आपको वो चीज लेके जानी पड़े। तो ये सारी चीजें कहाँ पे देखी जाएंगी? ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर आपका डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट। तो डाउन स्ट्रीम का अर्थ क्या हुआ? डाउन स्ट्रीम का अर्थ ये हुआ कि जो भी आपका अपस्ट्रीम के अंदर कोई चीज आई, उसको आपने फिनिश प्रोडक्ट के अंदर क्रिएट किया एंड फिर उसको कस्टमर तक पहुंचाया, दैट इज डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब आपके रॉ मटेरियल के पर्सपेक्टिव से हमारा जुड़ा होता है। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अपस्ट्रीम क्या होता है। अगर किसी कंपनी को अच्छा करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम लिंकेज। ध्यान से अंडरस्टैंड करो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने कहा अगर एक कंपनी को अच्छा परफॉर्म करना है, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लिंकेज उसके होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो मैंने एक फैक्ट्री लगा ली, मैं प्रोसेसिंग करने के लिए सोच रहा हूँ यार चलो ठीक है आज से हम केचप बनाएंगे, या फिर ठीक है इस तरह से कुछ फूड प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं। पर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मेरे पास रॉ मटेरियल समय के ऊपर आ जाए। अगर मेरे पास किसान, मेरे पास रॉ मटेरियल्स ही नहीं आएंगे, तो मैं कहाँ से प्रोसेस करूंगा? तो अगर मेरी अपस्ट्रीम जो रिक्वायरमेंट्स है कहीं ना कहीं अच्छे लिंकेजेस बने हुए हैं, उनके साथ अच्छे खासे मेरे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया ढंग से हो रहा है, तो मैं घबराऊंगा नहीं कि मेरे पास इनपुट्स की कमी है। हमेशा मेरे पास एक सप्लाई रहेगी प्रॉपर, रॉ मटेरियल्स आते रहेंगे, उनको मैं प्रोसेस करता रहूंगा। एंड अगर उसी तरह से मेरे पास जो डाउन स्ट्रीम लिंकेजेस हैं, अगर वो भी अच्छे होंगे, तो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कहीं ना कहीं मुझे फिर इसमें भी समस्या नहीं आएगी, मैं अपने प्रोडक्ट्स को आराम से कस्टमर तक बेच भी पाऊंगा। तो एक कंपनी की, एक इंडस्ट्री की जो सक्सेस होती है वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि कितने अच्छे उसके अपस्ट्रीम लिंकेजेस और कितने अच्छे उसके डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। आई होप ये जो मुद्दा था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, ये सारा पॉइंट आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको अंडरस्टैंड और करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो आपको ध्यान ये रखना है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आपके पास कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल है, एंड कहीं ना कहीं आप इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। क्या हो रहा है? देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन बीइंग गोइंग ऑन। उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो किसी यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर। ये होता है आपका फूड प्रोसेसिंग को आपका कहलाना। ठीक है, कुछ एक और फैक्ट्स। ये एक वैल्यू एडिशन का ही प्रोसेस है। क्या मतलब वैल्यू एडिशन का? मैंने आपको बताया ना,
आपके पास आलू थे, आपने वैल्यू एडिशन करी, आलू के चिप्स बन गए। आपके पास कहीं ना कहीं कुछ और था, बटर वगैरह को आप बटर बनाना चाह रहे हो, या कुछ और इस तरह से कोई दूध का प्रोडक्ट को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो। क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ एडिशन कर रहे हो। दूध था, दूध को कहीं ना कहीं आप उबाल कर उसको लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हो। ये भी तो क्या है, ये भी कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस ही तो करेंगे, उसकी वैल्यू ही तो एडिशन करेगी। तो बेसिकली फूड प्रोसेसिंग कुछ नहीं है, एक वैल्यू एडिशन का ही एक तरीका है, उसी का एक प्रोसेस है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, दिस इज अ सनराइज सेक्टर। ये टर्म अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सनराइज सेक्टर। सनराइज सेक्टर का मतलब ये होता है एक ऐसा सेक्टर जो आज तो अपने शुरुआत में है, इट इज करेंटली इन इट्स इनिशियल स्टेजेस, बट उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत बढ़िया है। कई बार आप लोग बोलते हैं ना किसी बच्चे को, यार अभी तो बहुत छोटा है, पर आगे इसको सही डायरेक्शन मिली ना तो आगे बहुत लंबे तक जाएगा। तो सेम इज द केस विद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अभी बहुत शुरुआती चीज़ों के अंदर है भारत के अंदर अगर मैं बात करूं, बट इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो फ्यूचर में हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको हम सनराइज सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें आप और पॉइंटर्स अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आप नोटिस कर पाओगे कि एक्सपोर्ट्स के अंदर, ठीक है, वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इन केस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। बट आने वाले समय के अंदर हम इसको और बेहतर करेंगे। बाकी ऐसा बताया जाता है 2025 तक, यानी कि अगले साल तक, मतलब तो आ ही गया नया साल है ना, अब तो नया साल आ ही गया। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर $500 बिलियन का ये सेक्टर होने जा रहा है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 2024 के एंड तक ये 90 लाख लोगों को, अप्रोक्सीमेटली 9 मिलियन पीपल को ये नौकरियां, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 9 मिलियन पीपल, यानी कि 90 लाख लोगों को ये रोजगार देता है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, क्या क्या इसकी खासियत है, क्या इसका फायदा है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार यूपीएससी ने यही से सवाल पूछे हैं कि कितनी इसकी इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलेगी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। एक एक करके हर एक पॉइंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है कि इससे वेस्टेज कम होगा। क्या होता है, देखो कई बार ना हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं। लेट से मान लो टमाटर थे, अब टमाटर मान लो क्या हो रहा है कि टमाटर का अभी इस्तेमाल नहीं है मार्केट के अंदर, जस्ट टेक एन एग्जांपल। तो कई बार वो वेस्ट हो जाते हैं, पड़े पड़े सड़ जाते हैं, पेरिशेबल आइटम है ना, पेरिशेबल आइटम है तो कहीं ना कहीं सड़ जाएंगे अगर सही समय पे इस्तेमाल नहीं किया गया। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको कहीं ना कहीं टमाटो केचप के अंदर प्रोड्यूस कर दो, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो वेस्टेज ज़्यादा होता था वो वेस्टेज कम हो जाएगा। डेफिनेटली पहली चीज़ तो यही है कि आप इसके माध्यम से उसका वेस्टेज कम कर सकते हो। लंबे समय तक उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है ना, यहाँ पे पॉइंट मुझे पता नहीं है या नहीं है, बट एक प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ वो बढ़ जाती है। ठीक है, आप टमाटर आपके सामने है तो टमाटर शायद हफ्ते भर में खराब हो जाए, पर टमाटो केचप शायद 3 महीने तक रखे रहो तब भी खराब नहीं होगी। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि शेल्फ लाइफ उसकी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, एंड इस वजह से उसका वेस्टेज कम हो जाता है। बाकी आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, आप उसकी वैल्यू एडिशन कर रहे हो, है ना। आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, आप उसकी वैल्यू एडिशन कर रहे हो, कुछ ना कुछ उसमें कुछ नया ऐड ऑन कर रहे हो। ये वैल्यू एडिशन बहुत सारी कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है। एक तो हुआ कि आपने ना, अगर मान लो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, लेट से आलू बहुत ही सस्ते होते हैं मार्केट में, है ना। आलू कंपैरेटिवली बहुत सस्ते हैं, पर आलू का पैकेट जो, सॉरी, पोटैटो चिप्स का जो पैकेट है वो बहुत ही महंगा आता है। आपने कभी देखा होगा जो लेस का 30 रुपए का पैकेट आता है, उसको बनाने के लिए कितने आलू चाहिए, प्रॉब्ली एक आलू चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। तो वैल्यू एडिशन का स्कोप बहुत ज्यादा है, वैल्यू एडिशन का स्कोप बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं किसानों को जो बेनिफिट मिलेगा वो बहुत ज्यादा हो सकता है ना। क्योंकि आप नोटिस करोगे कि किसान को यहाँ पर खूब बहुत सारा बेनिफिट हमें देखने को मिल जाएगा। ही कैन डू अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है, प्रमोट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। देखो जब हमने एग्रीकल्चर के पिछले वाले चैप्टर्स डिस्कस किए थे, उसमें हमने अंडरस्टैंड किया था कि यार कैसे आप नोटिस करते हो कि राइस हो गया, राइट, वीट हो गया, इवन शुगर केन हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया था कि कैसे ये सब जो सिस्टम्स थे ये कहीं ना कहीं ज्यादा डोमिनेट है ना। पर अगर हम बात करें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम सिर्फ राइस
या वीट या ये सब चीज़ें ना प्रोड्यूस करके बहुत सारी और अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस करें। अब इस बात को समझना, इस बात को अंडरस्टैंड यहाँ से करना कि जैसे हमारा किसान है, राइट? अब किसान को सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? किसान को सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि यार अगर मैं कोई फसल के ऊपर अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरी मेहनत लगा रहा हूँ, तो उसका उसको आउटपुट भी मिलना चाहिए, उसके लिए उसको सही दाम भी मिलना चाहिए। अब राइस या व्हीट सिस्टम इतना पॉपुलर होने का कारण ये था कि उसके लिए एमएसपी काफी हद तक मिल जाता है हमारे किसानों को, है ना? बाकी फसलों के बारे में उनको डाउट रहता है कि यार पता नहीं एमएसपी मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं अगर मैं इनपुट बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ क्या मुझे उसके लिए उतना आउटपुट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये क्वेश्चन होता है। पर अगर मान लो उसको पता है कि यार मेरे एरिया में एक फैक्ट्री लगी हुई है, वो लेट्स से टमाटो केचप की फैक्ट्री है या किसी और चीज़ की फैक्ट्री है, एंड वो चीज़ें वो खरीद लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक अश्योरेंस आ जाती है। फिर आप राइस व्हीट ना प्रोड्यूस करते हुए वो वाला आइटम आप प्रोड्यूस करते हो। मैं आपको एग्जांपल सच में बता रहा हूँ, मेरे घर के आसपास ना कद्दू बहुत था, ठीक है? तो हमारे एरिया में एक फैक्ट्री लग गई, वो वहां पे वो कद्दू को ही प्रोसेस करके आगे उसको केचप वगैरह मतलब जो भी है सॉस वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते थे। एंड इस वजह से वहां के लोगों का बहुत विकास हुआ। ये मैं ऐसे कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा, ये सच में हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी प्रमोट कर सकता है, कुछ नई नई और चीज़ों की तरफ भी हमारे किसान जा सकते हैं, तो ये फायदा हुआ। बाकी यहाँ पर भी आप नोटिस कर पाओगे किसानों को बहुत अच्छा खासा दाम मिल सकता है, दे कैन गेट मच बेटर रिटर्न, क्योंकि पता है फैक्ट्री वालों को चाहिए, आप उनको सप्लाई कर दोगे वो सही प्रोडक्ट या सही क्वालिटी वाला चीज़, तो अकॉर्डिंगली वो प्रॉपर आपको पैसा भी प्रोवाइड कर देंगे। बाकी इसमें ना रोजगार भी बढ़ता है। देखो जब हमने एग्रीकल्चर की समस्याएं डिस्कस करी थी अपने पहले लेक्चर के अंदर, मतलब एग्रीकल्चर का जो लेक्चर डिस्कस किया था, उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक चर्चा करी थी। एंड वो चर्चा किसके बारे में थी? वो चर्चा थी हमारे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है छुपी हुई बेरोजगारी। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एग्रीकल्चर के अंदर हमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। लेट्स से अगर हमें लोग चाहिए 3, पर कहीं ना कहीं वहां पे काम कर रहे हैं 5 लोग। याद आया? मैंने आपको बताया भी था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर कि यहाँ पर आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो जीरो हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक खेत के ऊपर एक बंदा काम कर रहा है, कुछ लोग काम कर रहे हैं, उसके दोस्त यार भी या उसके रिश्तेदार भी काम करने लग जाते हैं, आउटपुट तो नहीं बढ़ता पर लोग बढ़ जाते हैं। इस केस में बात करते हैं हम किसकी? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम छुपी हुई बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अब मुझे बताओ, चाहिए थे 3 लोग, काम कर रहे हैं 5 लोग। अगर हम ऐसा करें कि जो 2 एक्स्ट्रा लोग हैं खेती के अंदर, अगर उन 2 लोगों को यहाँ से निकाल कर हम शिफ्ट कर दें उनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो क्या फायदा होगा? क्या मुझे बताओ, क्या खेती ज्यादा कहीं ना कहीं ज्यादा आउटपुट वाली बनेगी? बिल्कुल। अब लोग कम काम कर रहे हैं, आउटपुट उतना ही आ रहा है। और जो 2 लोग यहाँ से फ्री हुए, ये कहीं ना कहीं अपने एरिया के अंदर जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी वहां पर जाकर काम कर रहे हैं, तो इनका रोजगार हुआ, तो फैमिली की इनकम बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं रोजगार इसमें डेफिनेटली बढ़ता ही बढ़ता है। बाकी आप ये चीज नोटिस करो यार, हम कितना सारा यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप नोटिस करते हो ये इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं अगर हम उनको सही ढंग से अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे ना, तो इंडिया के बाहर इनकी बहुत डिमांड है। हम कहीं ना कहीं हमारे जो बटर है, हमारा टोमेटो केचप है, हमारा जैम है, हमारा दूध है, हम इनको खूब एक्सपोर्ट कर सकते हैं, भर भर के इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? घी एक्सपोर्ट हो रहा है आज के समय के ऊपर, वो भी तो प्रोसेस कर रहे हैं हम उसको थोड़ा बहुत। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो खूब अच्छा खासा हमें एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज हमें यहाँ पे मिलेगा, तो ये फायदा है। बाकी देखो अगर हम बात करते हैं ना, आज से अब तो टाइम हो गया, 17 के आसपास की बात है, सरकार की तरफ से कोशिश करी गई थी कि कैसे हमारे जो किसान होते हैं उनकी इनकम डबल करनी है। दैट वाज द फोकस, डबलिंग द फार्मर इनकम बाय 2022, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन था। तो उसके लिए कमेटी बनी थी, अशोक दलवाई कमेटी। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हमें कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर जोर देना चाहिए, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, तब जाके हम कहीं ना कहीं किसानी को, खेती को और बेहतर बना सकते हैं, उसको और रेन्यूमरेटिव बना सकते हैं। इसके अलावा शेल्फ लाइफ मैंने बता ही दिया, प्रोडक्ट लंबे समय तक आपका रहेगा, है ना? प्रोडक्ट लंबे समय तक आपका सही रहेगा,
ये फायदा हमें देखने को मिल जाता है व्हेन इट कम्स टू व्हाट, व्हेन इट कम्स टू आपका फूड प्रोसेसिंग। एक और भी चीज़ आप इसको अंडरस्टैंड करना फूड प्रोसेसिंग में, जैसे मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था, जैसे ना जम्मू की खासकर मैं बात करूं, जम्मू में एक जगह है उधमपुर के नाम से, राइट। वहां पर ना जो एक पहले एक ट्राइबल ग्रुप जो रहता था, राइट, वो पता क्या करते थे, वो दूध को ना चीज में कन्वर्ट कर लेते। उसका नाम है उधमपुरी चीज, उसको कलारी के नाम से भी जानते हैं। क्यों कर लेते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपने दूध को चीज में कन्वर्ट कर दिया तो चीज लंबे समय तक एग्जिस्ट करेगा, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, लंबे समय तक आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो, एंड जो सारी की सारी न्यूट्रिएंट वैल्यू थी वो भी आपने प्रिजर्व कर ली। तो कहने का मेरा पॉइंट पता क्या है, फूड प्रोसेसिंग कोई नई चीज नहीं है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इसको काफी लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये शेल्फ लाइफ वाली बात उनको भी पता थी। इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे इससे ना बैलेंस डेवलपमेंट होगा। मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको एक इंडस्ट्री लगानी है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगानी है, तो आप कहाँ पे लगाओगे? आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर इंडस्ट्रीज लोकेशन के बारे में पढ़ा होगा। इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं वहां लगाई जाती हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए। हालांकि डिपेंड्स कि किस तरह का रॉ मटेरियल है, बट फिर भी कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल के पास में ही इंडस्ट्रीज होती हैं या मार्केट के पास में होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन आसान होना चाहिए, ये सारी बातें देखी जाती हैं। अब खेती कहाँ पे हो रही है? ज्यादातर खेती हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। तो दरअसल में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ज्यादातर प्लांट्स लगते हैं ना, वो शहरों में भी लगते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगते हैं, क्योंकि वहां पर मार्केट वगैरह अच्छी मिल जाती है, बट अदरवाइज ऑल्सो रूरल एरियाज में भी आपको अच्छे खासे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ग्रामीण क्षेत्र या फिर सेमी रूरल या कह लो सेमी अर्बन कह लो, अगर उन एरियाज में लग रही हैं, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वहां पे रोजगार मिलेगा, तो बेनिफिट होगा, बैलेंस डेवलपमेंट होगी। ऐसा नहीं कि कुछ एक बड़े शहरों का ही विकास हो रहा है, छोटे शहरों का विकास नहीं हो रहा, नहीं, यहाँ पर बैलेंस डेवलपमेंट होगी। इसके साथ ही साथ डिस्ट्रेस जो माइग्रेशन होती है वो रुकेगी। अक्सर क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, तो उस केस में जो लोग होते हैं उनको अपना घर छोड़कर शहरों में जाना पड़ता है, दिल्ली, मुंबई और बाकी शहरों के अंदर शहर जाना पड़ता है। अब वो जाना चाहते नहीं है, पर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास कोई रोजगार ही नहीं है अपने एरिया के अंदर। अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगती हैं तो उन इंडस्ट्रीज के अंदर उनका काम लगेगा, है ना। तो वो वहां पे ज्यादा काम करेंगे, अपने घर के पास में ज्यादा काम करेंगे। इस टेस्ट माइग्रेशन को रोका जा सकता है। जो ओवर पॉपुलेशन की समस्या हमें देखने को मिलती है शहरों के अंदर, कहीं ना कहीं उस ओवर पॉपुलेशन की समस्या को भी निपटाया, मतलब उसका भी निपटारा किया जा सकता है। तो ये कुछ फायदे हैं, बाकी मैंने आपको बताया। इसके साथ ही साथ ना इसका कॉन्सेप्ट हिडन हंगर के साथ भी जुड़ा हुआ है। हिडन हंगर का अर्थ क्या होता है? हिडन हंगर आजकल ना इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। पहले ना इंडिया में समस्या थी हंगर की, कि मतलब लोगों के पास खाने के लिए फूड नहीं है ना, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, वो सब नहीं था पहले। अब काफी हद तक लोगों के पास खाना तो मिल चुका है, दे डू हैव द फूड अवेलेबल, पर समस्या ये आ गई है कि उनके पास सही मात्रा के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। गेटिंग द पॉइंट? सिर्फ खाना खा लेना ही काफी नहीं है। अच्छा पौष्टिक खाना जिसमें हर पर्टिकुलर टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हिडन हंगर जैसी समस्या को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम सॉल्व कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से। कैसे? देखो, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें कुछ एड ऑन्स कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग अच्छे से करी जा सकती है, तब हिडन हंगर खत्म हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या आप लोगों ने सुना है आयोडीन युक्त नमक? क्या है वो नमक के अंदर ना हमने आयोडीन डाल दिया। नमक के अंदर आयोडीन डाल दिया ताकि आपकी बॉडी को नमक मिल जाए जितना सही मात्रा में चाहिए, मतलब सॉरी आयोडीन मिल जाए, एंड उससे आपको और समस्याएं जैसे गॉइटर वगैरह हो, ये सब ना हो। यहाँ पर क्या हुआ, नमक को आपने वैल्यू एडिशन की। गेटिंग द पॉइंट? तो हिडन हंगर की समस्या खत्म हुई। आपके चावल के अंदर कई बार विटामिन ए की मात्रा इंक्रीज कर दी जाती है, ताकि जब आप चावल खाओ उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको बॉडी को विटामिन ए भी मिले। ये क्या है? ये भी तो प्रोसेसिंग ही है, ये भी तो वैल्यू एडिशन ही है। जरूरी थोड़ी कि जैम और वही सब होगा, ये भी तो कुछ आप ऐड ऑन ही कर रहे हो उसमें। गेटिंग इट? तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो आपको मदद करते हैं। आप कई बार आपने पैकेट्स वगैरह देखते हो, उन पैकेट्स में सारी सब चीज़ों के ऊपर न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी लिखी होती है कि इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितना शुगर है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स है।
हर एक चीज की मात्रा वहां पे फिक्स होती है कि कितना यहाँ पे अगर आप इस चीज को कंज्यूम करोगे उससे आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? कहीं ना कहीं अगर आपको हिडन हंगर को खत्म करना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फूड प्रोसेसिंग अच्छे से हो। उसमें भी फूड प्रोसेसिंग आपको यहाँ पे मदद कर देगा। ठीक है, ठीक है। तो ये तो कुछ फायदे थे जो हमें लिंक्ड देखने को मिलते हैं विद रिगार्ड्स टू आपका फूड प्रोसेसिंग। अब देखो यार, फूड प्रोसेसिंग इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, सॉरी इतनी प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री बना रखी है। दैट इज मोफपी भी कह सकते हो, मोस्पी नहीं कह रहा, मोफपी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये अलग से हमारे पास एक मिनिस्ट्री है जो कि इसी पर्टिकुलर चीज को डील करती है, कैसे इसको यहाँ पे प्रॉपर प्रोसेसिंग होनी चाहिए, है ना। सारे की सारी जो स्कीम्स वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारे काम आपकी इसी मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा यहाँ पर देखे जाते हैं। इनफैक्ट आपको एक चीज और अंडरस्टैंड करनी है। क्या अंडरस्टैंड करना है? आपको अंडरस्टैंड करना है एक अथॉरिटी के बारे में। एक दरअसल में ना हमारे पास एक अपेडा भी है। अपेडा स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। दरअसल में ये जो अपेडा बनाई गई है ना, ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। कौन सी मिनिस्ट्री है? ध्यान रखना, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग नहीं है, बल्कि ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग अथॉरिटी के। ठीक है। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी कह सकते हो, या फिर यहां पर आप इसको एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, तो प्रोसेसिंग वाली चीज भी इसी के अंदर आ जाती है। प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, इसको हमने अलग से एपिडा को बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? नाम में ही क्लियर है। हम चाहते हैं हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, हम चाहते हैं हमारा जो प्रोसेस्ड फूड है, उसको हम यहाँ पे अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाए। ठीक है। कई बार किसी अथॉरिटीज को या किसी एंटिटीज को कुछ मदद चाहिए होती है, तो एपिडा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उनको प्रोवाइड कर सकता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की यहाँ पर इसके माध्यम से असिस्टेंस दी जाती है, ताकि हम अपने जो एक्सपोर्ट है उस एक्सपोर्ट को एक बड़े लेवल के ऊपर हम उसको बूस्ट कर पाए। ये फोकस रहता है किसका? दिस इज द फोकस ऑफ एपिडा। इसके लिए इसको यहाँ पे एपिडा को बनाया गया है। सही बात है, सही बात है। तो मैंने आपको जो सप्लाई चेन में आपको समझा रहा था ना, वो दरअसल में आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे, ये कुछ ऐसी सप्लाई चेन रहती है। ठीक है, जहां पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है, जहां पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। आपके पास इनपुट्स हैं, फिर इनपुट्स के थ्रू आप कुछ प्रोडक्शन करोगे, फिर प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना। फिर प्रोसेसिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर भी प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग हो सकती है। प्राइमरी प्रोसेसिंग बहुत ही बेसिक लेवल की प्रोसेसिंग होती है, सेकेंडरी एक लेवल ऊपर जाती है। जैसे मैं अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूं, तो लेट्स से अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट को आपकी सॉर्टिंग करने की बात होगी, प्रोडक्ट को आपको उनको ग्रेड करने की बात होगी, कौन सी क्वालिटी के वो हैं, कौन सा क्वालिटी अच्छा है। लेट्स से आप एप्पल्स की बात कर रहे हो, है ना, तो सॉर्टिंग ग्रेडिंग वगैरह जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो प्राइमरी प्रोसेसिंग में आ जाते हैं। फिर उनको एक अलग लेवल के ऊपर वैल्यू एडिशन कर पाना, उसमें कुछ चेंजेस लेके आ पाना, वो सेकेंडरी प्रोसेसिंग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप केक वगैरह की बात कर लेते हो, फिर लास्ट में चीज़ें होगी, फिर कहीं ना कहीं एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना, तो वो पूरा का पूरा चीज़ें आपकी रिटेलिंग में आ जाती हैं, जो मैंने आपको डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स में आपको ये चीज़ मैंने आपको समझाई भी थी। ठीक है, तो ये सारा क्या है? ये सारी वैल्यू चेन ही है जो मैं अभी तक आपको समझा रहा था, सप्लाई चेन। पहले प्री प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। प्री प्रोडक्शन में क्या होगा? कहीं ना कहीं सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मतलब ये प्रोडक्शन से भी पहले की बात है। फिर किसान आएंगे, किसान इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, कुछ ना कुछ इसको बनाएंगे, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, फिर लास्ट में उसका आउटपुट निकल के आएगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से कुछ वर्क करता है। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आएंगे, सर इंडिया में आपने बोला कि फूड प्रोसेसिंग बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, और हमने देखा भी था कि फूड प्रोसेसिंग को तो एक तरह से हमने सनराइज इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, है ना। कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा इसके पीछे। देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट कि इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर पा रहा है ये। आप सोच सकते हो, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड द रैपिड ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया?
आंसर इज सिंपल। देखो, कभी भी किसी चीज की ना अगर सप्लाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उसकी डिमांड ज्यादा रही होगी, तभी हम उसकी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देयर मस्ट बी सम डिमांड, और उस डिमांड का कुछ कारण भी होगा कि क्यों इतनी डिमांड आ रही है। आंसर इज यस, देयर इज अ रीजन फॉर डिमांड। मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो यार। आप ना कभी अपने पेरेंट्स से पूछना, हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट हमसे थोड़ा सा अलग था। वो लोग नॉर्मली ऐसा करते थे, मतलब उस समय आई डोंट नो कि लेज चिप्स वगैरह नहीं होते थे शायद, है ना। ना ही इतना ज्यादा घरों के अंदर कोका कोला वगैरह या बाकी चीजें पी जाती थी। ना ही ये रियल के फ्रूट जूस ट्रॉपिकाना हो गया, ये सब इतना पिया जाता था, फ्रूटी बूटी ये सब नहीं होता था। आजकल खूब होता ही है। आजकल आप नोटिस कर ही रहे हो, आजकल ये चीजें खूब होती हैं। क्या कारण है इसके पीछे का? पहली चीज तो हमारा थोड़ा सा माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ है समय के साथ। पहले थोड़ा माइंडसेट हमारा था कि नहीं, फ्रेश वाली चीजें ही हम खाएंगे, हम पैकेज चीजों की तरफ बिल्कुल हम मना करते थे उनको। एक माइंडसेट चलता है कि पैकेज चीजें हेल्दी नहीं होती। पर आजकल जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है ना, इनका माइंडसेट थोड़ा सा अलग है। तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा इन चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, पैकेज्ड आइटम्स को। दैट इज हाउ माइंडसेट चेंज होने की वजह से एक इंक्रीज आया है प्रोसेस्ड फूड आइटम्स की तरफ। बाकी दूसरा आप खुद देखो यार, हुआ पता क्या है, अब हमारी जिंदगी काफी अलग हो चुकी है। जैसे जैसे कहीं ना कहीं हम समय के साथ इवॉल्व हुए हैं, हमारी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आए हैं। हम भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न आइडियाज के साथ काफी हद तक इन्फ्लुएंस हुए हैं। एंड वहां पर तो ये सब चीजें चलती हैं, वहां पर तो ये सब चीजें चलती हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट आया, मैं कंज्यूमरिस्टिक हो गया। क्लियर। समय के साथ मैं थोड़ा तेज जिंदगी जीने लग गया हूँ, है ना। उतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं हर चीज खुद करूँ। तो मैं सोचता हूँ कि चलो एक काम करते हैं यार, कुछ पैकेज्ड आइटम ही खा लेते हैं, कुछ यही कंज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो जैसे जैसे हमारे लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव आते हैं, उसकी वजह से हमें कुछ इस तरह के चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। बाकी एक चीज और अंडरस्टैंड करो, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी तो बढ़ी है। 1991 के बाद, जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी किया, तब हमारे सामने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया। उससे एक तो चीज हुई कि हम बाकी दुनिया के साथ कहीं ना कहीं जुड़ गए, ग्लोबलाइज्ड हो गए। एट द सेम टाइम, और क्या हुआ, एट द सेम टाइम लोगों की जो इनकम थी वो भी तो कहीं ना कहीं साथ में इंक्रीज हुई। लोगों की जेब में पैसा बढ़ा, लोगों का प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के अंदर उनको ठीक ठाक पैसा मिलने लगा। लोगों की जेब में अब पैसा था, वो कहीं ना कहीं खर्च करना चाह रहे थे। वो खर्च करते करते हमने इस तरह की चीजें, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, ये सब चीजें हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाकी अगर आप नोटिस कर पाओगे, आज भी ना रूरल एरियाज के अंदर अडॉप्शन इन चीजों की कम है। पैकेज आइटम्स की अडॉप्शन कम है, या जो बाकी मैंने आपको एग्जांपल दिए उनकी अडॉप्शन कम है। पर अर्बन एरियाज के अंदर इनकी अच्छी खासी अडॉप्शन है। आप लोग नोटिस भी करते हो, आप लोग कितना ब्लिंकिट हो गया, जोमेटो हो गया, इनसे खूब चीजें ऑर्डर करते होंगे, है ना। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ी है, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ा है, उसकी वजह से भी इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हुई है। बाकी प्राइवेट लेवल पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा डिमांड भी तो बढ़ रही है लोगों की, डिमांड भी तो इंक्रीज हुई है इस तरह के प्रोडक्ट्स की। तो वो डिमांड को मीट करने के लिए इस तरह के नए नए हमें प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। हालांकि देखो, हेल्दी तो कुछ नहीं होता वैसे सही बताऊं तो, बट फिर भी कई लोगों को लगता है नहीं यार ये चीज़ हेल्दी है, इसको ट्राई कर लेते हैं। जैसे जो मदर्स होती हैं, कई बार अपने बच्चों के लिए कुछ अलग अलग तरह के प्रोटीन पाउडर्स, बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करते हैं। वो क्या है, वो परसेप्शन है कि यार शायद ये चीज़ हेल्दी है। कईयों को लगता है कि नहीं यार, ये वाले स्नैक्स हेल्दी हो सकते हैं। तो ये सब परसेप्शन जो बनी है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डिमांड इंक्रीज हुई है। बाकी देखो यार, न्यूक्लियर फैमिली का जन्म हुआ है आज के समय के ऊपर, जन्म नहीं कहना चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड बढ़ गया है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा है, उस वजह से कहीं ना कहीं ज्वाइंट फैमिलीज में हल्के फुल्के क्रैक्स हमें देखने को मिले हैं। न्यूक्लियर फैमिली थोड़ा ज़्यादा हमारे सामने देखने को मिलती है। एंड न्यूक्लियर फैमिली के आने की वजह से भी हमें नोटिस करने को मिलता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एक पुश मिला है, डिमांड इंक्रीज हुई है, लाइफस्टाइल इस तरह से आ चुका है। एंड लोगों के हाथ में पैसा है, वो ज़्यादा खर्च करते हैं। तो जो ग्रोथ है ना, वो भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे जो देखो डेमोग्राफी है ना आज के समय के ऊपर, जो डेमोग्राफी है हमारी, वो डेमोग्राफी कैसी है, वो डेमोग्राफी में ज्यादातर लोग हम युवा हैं आज के समय के ऊपर। ठीक है, जो यूथ है ना भारत का, वो यूथ अच्छी खासी मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो यूथ है, यूथ के पास ठीक ठाक पैसा भी आ रहा है, तो यूथ कहीं ना कहीं उस चीज को स्पेंड कर रहा है इन चीजों।
एंड जैसे जैसे वो स्पेंड कर रहा है उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं इन चीज़ों की हमें डिमांड भी इंक्रीज होती हुई देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, क्योंकि दूसरे देशों में भी डिमांड बढ़ रही है तो हम इसको और प्रमोट कर रहे हैं और इनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड दोज आर ऑल द बेनिफिट्स दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव। ठीक है, ये सब देख लिया था। अब एक मुद्दा जो आता है ना, वो आता है विद रिगार्ड्स टू इट्स इश्यूज, कि क्या कोई यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज भी हैं। आंसर इज यस, बिल्कुल। हर चीज जैसे परफेक्ट तो हो नहीं सकती है ना, तो कुछ एक इश्यूज जरूर है। जैसे पहले सबसे बड़ा इशू क्या है, हमारे सप्लाई और डिमांड साइड के ऑब्स्टेकल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मैंने आपको बताई, एक प्रोसेसिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रॉपर ढंग से रॉ मटेरियल्स की सप्लाई मिलती रहे। लेट्स से अगर मुझे फ्रूटी बनानी है, ठीक है, मैं फ्रूटी बना रहा हूँ, राइट, मेरी फैक्ट्री में फ्रूटी बन रही है, जो बॉटल आती है या जो आपका आता है टेट्रा पैक जो आता है। अब उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे पास पूरा साल भर क्या हो, मेरे पास साल भर मैंगोज आते रहे, है ना, आम आते रहेंगे, कहीं ना कहीं मैं उसको प्रोसेस करके फ्रूटी बनाता रहूंगा। पर ऐसा तो होता नहीं है, साल भर में कहाँ ही मैंगोज होते हैं, कुछ एक महीनों के लिए होते हैं। अब या तो भाई जब वो मैंगोज हों उनको मैं स्टोर करके रख लूं अपने पास, तब जाके मेरे पास साल भर मैंगोज का स्टॉक बना रहेगा, तब मैं उसको फ्रूटी में कन्वर्ट करता रहूंगा। अदरवाइज समस्या क्या आएगी, 3-4 महीने मेरे पास मैंगोज आएंगे, तब मैं फ्रूटी का बिजनेस रन करूंगा, बाकी साल भर में वेला। ये समस्या है। और अगर आप ये भी बोल दोगे कि सर हाँ ठीक है हम स्टोर करके रख लेते हैं, भाई भारत में स्टोरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, प्रॉपर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं हमारे पास उतना अच्छा, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो अगर हम उसको स्टोर करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं वो खराब हो जाएंगे। तो सप्लाई साइड एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है, कि प्रॉपर जो मैं अपस्ट्रीम की बात कर रहा था वो एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के अंदर। इसके अलावा डिमांड के ऊपर भी कई बार ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं, है ना, डिमांड के ऊपर भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि यार, कई बार हमारे भी पेरेंट्स वगैरह बोल देते हैं कि नहीं यार ये सब मत खाओ, ये पैकेज आइटम्स हैं, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, इसकी वजह से थोड़ा हेल्दी खाना खा लो, है ना। तो कहीं ना कहीं कभी कुछ और कोई मूवमेंट वगैरह चल गया, तो डिमांड कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऊपर नीचे होती रहती है डिमांड इसके रिगार्डिंग। और डिमांड ऊपर नीचे होगी तो कहीं ना कहीं समस्या तो फेस होगी ही होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, आप जैसे यार नीति आयोग की रिपोर्ट देखना, नीति आयोग की रिपोर्ट ये बोलती है कि हमारा एक बार चीज़ों का प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद जो पूरा का पूरा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है ना, वो 90,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। आई रिपीट, 90,000 करोड़ रुपए के आसपास का पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है। व्हाट इज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस? इट मीन्स नथिंग बट, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, प्रॉपर मार्केटिंग नहीं है, एंड इस वजह से अगर कोई प्रोड्यूस बन भी गया वो कहीं ना कहीं वेस्टेज हो जाती है। प्रॉपर सड़कें नहीं है, आपने चीज़ें बना ली पर ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए होगा, प्रॉपर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, प्रॉपर रीफर वैन्स चाहिए होंगी, तभी तो वो चीज़ें पहुंच पाएंगी अपने सही जगह के ऊपर। तो सही सप्लाई ना हो पाना, सही कनेक्टिविटी ना हो पाना, ये सब बहुत बड़ा एक इशू रहता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर। बाकी देखो यार, भारत में जो प्रोसेसिंग होती है ना, हम बहुत बड़े लेवल पे प्रोसेसिंग नहीं कर पाते। मैंने बोला था प्रोसेसिंग क्या है, इट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। पर होता क्या है, इंडिया में जो हम वैल्यू एडिशन करते हैं वो बहुत ही लो लेवल पे कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते। चाइना और बाकी देश अच्छे खासे लेवल पे वैल्यू एडिशन कर लेते हैं। बाकी इसके अलावा क्वालिटी और सेफ्टी को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज के समय ना देखो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड भी है और अनऑर्गेनाइज्ड भी है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है जो जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो गई, जैसे मैंने बताया ना किसान एक एग्जांपल है, जो किसान जैम नहीं आप सुनते हो, वो एक कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनका एक प्रॉपर उनका फूड प्रोसेसिंग का सेटअप है। राइट, आप लोग बात करते हो जैसे ये लेज वगैरह की कंपनीज हैं, ये फूड प्रोसेसिंग में ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं। ये प्रॉपर ढंग से काम करते हैं, प्रॉपर देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, जो भी उनका इनपुट आ रहा है। लेट्स से अगर लेज बन रहा है, क्या कभी आपने देखा कि यार लेज ऐसे कैसे होता है कि आप लेज दिल्ली में खाओ चेन्नई में खाओ टेस्ट तो वही होता है। वहां पर ना उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल मेंशन किया हुआ है प्रॉपर, कि वो चीज वैसी ही रहेगी। ऐसे थोड़ी होगा कि आप इधर से लेस खाते हो तो कुछ अलग टेस्ट आएगा, वही सेम लेस कहीं और खाओगे तो अलग टेस्ट आएगा, नहीं। पर अगर हमारा मान लो मैंने अपने घर में एक फैक्ट्री लगा दी, तो भाई हो सकता है कि पहले प्रोडक्ट का, पहले पैकेट का टेस्ट कुछ अलग आए, दूसरे जो पैकेट का टेस्ट अलग आए। तो द डिफरेंस इज बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड।
ऑर्गेनाइज में ना एक प्रॉपर क्वालिटी चेक होता है, प्रॉपर प्रोसेस होता है, तब जाके चीजें देखी जाती हैं। और ऑन द अदर अनऑर्गेनाइज में ऐसा कुछ नहीं होता, अनऑर्गेनाइज में उस चीजें बना दी जाती हैं। अब इंडिया में अगर हम बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे लगभग 40,000 यूनिट्स इंडिया में आपको ऑर्गेनाइज देखने को मिल जाएंगे, एंड लगभग 25 लाख के आसपास आपको अनऑर्गेनाइज यूनिट्स देखने को मिल जाते हैं। अब जब इतने सारे आपके पास अनऑर्गेनाइज यूनिट्स हैं तो उनमें प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करना, प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन करना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिल जाता है। फिर आप नोटिस कर पाओगे कि हम अगर एक्सपोर्ट करना चाहें, हम अपने सामान को दूसरे देश भेजना चाहें, उसमें समस्या क्या आएगी? आप लोगों ने पढ़ा होगा सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी बैरियर्स के बारे में। अगर हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स है ही नहीं, या फिर उनकी प्रॉपर सही ढंग से उनकी चेकिंग हुई नहीं है, तो आगे जाके क्या होगा? अगर हम उसको दूसरे देश में भेजते हैं तो वहां पर वो हमारे एक्सपोर्ट को, हमारे कंसाइनमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल हुए भी हैं, जैसे कई बार बात होती है कि भारत की तरफ से जो दूध गया वो अडल्ट्रेटेड था, या फिर हमने कार्बाइड का इस्तेमाल किया, जो आपने फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने के लिए। फिर यूरोप में हमारे पास कई बार ऐसे प्रोडक्ट हमारे गए हैं एंड वहां पर वो रिजेक्ट होके आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। बाकी इसके अलावा बहुत सारी देखो मिनिस्ट्रीज तो हमारे पास ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, बट साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी है। इस तरह अलग अलग मिनिस्ट्रीज का होना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का होना, ये भी कई बार ना रेगुलेशंस के अंदर, हमारे रेगुलेशन के जंजाल के अंदर आ जाता है, तो हम रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। तो एक इंडस्ट्री को आगे बढ़ पाना, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको अच्छे से काम कर पाने में कुछ एक रेगुलेशन के रिगार्डिंग समस्याएं भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और क्या बातें हैं यहाँ पे? देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। अंडरस्टैंड करना है इसको, समझना पॉइंट को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। होता पता क्या है? जैसे मेरे सामने ये जैकेट है, ठीक है, अब ये ना अगर मुझे एक जैकेट बनानी है ऐसी, तो शायद ये जैकेट 1,000 रुपए की पड़ेगी, एग्जाम्पल, ठीक है। पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि यार मैं ना सारे के सारे पीडब्ल्यू के बच्चों को जैकेट देना चाहता हूँ, ये सेम लाखों बच्चे हैं हमारे साथ, ठीक है, मैं सबको ये जैकेट देना चाहता हूँ। मुझे बताओ अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ, क्या अब भी मुझे एक जैकेट की कॉस्ट 1,000 रुपए आएगी? आंसर इज नो। जब भी मैं किसी चीज को बहुत बड़े स्केल के ऊपर, बहुत बड़ी मात्रा में बनाता हूँ ना, तो उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। हो सकता है मुझे एक यूनिट बनाना था तो उसके लिए मुझे 1,000 रुपए का जैकेट लग रही थी, पर अगर मैं सोचूं कि मुझे लाखों ही जैकेट्स बनानी है, तो भाई मैं बल्क में कपड़ा खरीदूंगा, बल्क में बहुत सारी चीजें खरीदूंगा, तो मुझे वो चीजें सस्ते में मिल जाएंगी और प्रोडक्शन भी बहुत आराम से मेरा हो जाएगा। तो हो सकता है फिर वो मैं सेम प्रोडक्ट 400 में भी बना दूं। तो अगर आप किसी चीज को बहुत मैसिव लेवल के ऊपर, कुछ बहुत बड़े स्केल के ऊपर बनाते हो ना, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ जाती है। अब सेम इज द केस विद व्हाट? सेम इज द केस विद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अगर आप फूड प्रोसेसिंग एक बड़े लेवल के ऊपर कर रहे हो, वहां पर आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम हो जाएगी। पर मैंने आपको बताया इंडिया में तो अच्छी खासी नंबर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड आपके पास इंडस्ट्रीज हैं। अब जब इतने बड़े लेवल के ऊपर नहीं काम हो रहा, छोटे लेवल के ऊपर काम हो रहा है, की समस्या क्या आएगी? उसकी समस्या ये आएगी कि आपके छोटे कंपनीज का जो पर यूनिट कॉस्ट होगी वो ज्यादा होगी, तो फिर वो कैसे compete कर पाएंगे? डू यू गेट माई पॉइंट? तो इनफॉर्मलाइजेशन होना एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे रह जाती है। इसके साथ ही साथ हमारे पास कुछ एक्ट्स हैं, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हो गया, एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी जो एक्ट होता है, आपके एपीएमसी हो गया, मंडीज वाला जो एक्ट है, राइट। ये सब एक्ट भी जो कहीं ना कहीं थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, क्योंकि आप नोटिस करो ईसीए के माध्यम से हमने कह दिया कि आप ना अपने पास एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं स्टोर कर पाओगे। कोशिश तो इसकी ये है कि कोई ट्रेडिंग मतलब होर्डिंग ना करे कोई, है ना, कि अपने पास होर्डिंग ना कर दे, कुछ ब्लैक मार्केटिंग ना कर दे। पर्पस तो उसका वो है, पर हमने कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हमने स्टोरेज के ऊपर एक तरह से रोक लगा दी। तो इस तरह के जो रिस्ट्रिक्टिव लॉज हैं ये भी दिक्कत पैदा करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया, कंज्यूमर में अवेयरनेस भी कई बार कम रहती है। और डेफिनेटली देखो काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट होते भी हैं जो उतने हेल्दी नहीं होते, तो वो भी एक रीज़न बनता है कि कंज्यूमर कई बार इसकी तरफ उतना अट्रैक्टेड नहीं रहते। हालांकि समय चेंज हो रहा है, अगर अच्छे आइटम्स बनेंगे तो डेफिनेटली उनकी डिमांड भी इंक्रीज होती रहेगी, पर अभी थोड़ा सा वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि थोड़े कुछ कंसर्न्स हैं। उसके अलावा सप्लाई चेन का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज मिसिंग। एक्सपोर्ट्स हमारे लो वैल्यू एक्सपोर्ट रहते हैं, एंड कहीं ना कहीं हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं, जिनको हम सैनिटरी एंड
फाइटोसैनिटरी बैरियर्स के नाम से भी जानते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज विच दिस पर्टिकुलर कंपनी मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज फेसिंग। ठीक है, तो नोटिस करना कुछ एक कारण है जो दिखाते हैं कि क्यों कम ग्रोथ हुई है। एक मेजर कारण है पुअर क्रेडिट सप्लाई, कि उतना पैसा ही नहीं मिलता, उतना पैसा ही नहीं इनको दिया जाता। अगर पैसा मिलता तो ग्रो करते, अपने कंपनी को बड़ा करते, कुछ अपनी इंडस्ट्री को बड़ा करते। वो एक चीज हुआ। इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे सुपर मार्केट कल्चर आज भी इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं हो पाया है। सुपर मार्केट कल्चर पॉपुलर नहीं हो पाया तो ये भी उतना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, है ना। अवेयरनेस कम है, अभी भी उतने लोगों की इनकम नहीं है। एंड इनफैक्ट ना हमारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी घर में बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे मम्मी हैं वो खुद ही पापड़ हो गया, अचार हो गया, वो खुद बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू उसको मार्केट में खरीदें। और इंडिया में ज़्यादातर भी ऐसा ही होता है। इंडिया में ज़्यादातर यही चीज़ देखने को मिलती है कि लोग अपने एंड पे ही अचार वगैरह बना लेते हैं। टेक्निकली अचार तो आता है, किसान का आता है और बहुत सारे इस तरह से मार्केट में है। पीपल लव टू मेक देयर ओन अचार। तो ट्रेडिशनल प्रेफरेंसेस इनकी तरफ ज़्यादा है, कहीं ना कहीं पैकेज आइटम सिर्फ कम है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा कोल्ड चेन ना होना, वेयर हाउस ना होना, ये सब भी समस्याएं हमें देखने को मिल जाती हैं। पर अगर मैं बात करूँ ना, अगर मैं बात करूँ सरकार की, तो सरकार ने डेफिनेटली कुछ काम किए हैं। सरकार ने बहुत सारे काम करने की कोशिश करी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सबसे फ्लैगशिप स्कीम जिसको आपको पता होना चाहिए, दैट इज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की आपको फ्लैगशिप स्कीम देखने को मिल जाएगी। इसी के अंदर ही और ढेरों कंपोनेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेगा फूड पार्क इसी के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा आपका जो इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं आपके जो ऑपरेशन ग्रीन है, राइट, ये दरअसल में ऑपरेशन ग्रीन भी आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर ही आता है। तो आप इसको नोटिस कर सकते हो, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे दरअसल में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत ही आते हैं कि प्रॉपर सही ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ठीक है, हम कोशिश क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा मेगा फूड पार्क के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा वहां से आपको अंडरस्टैंड करने को मिलेगा। ये मेगा फूड पार्क बनाना आपका किसान संपदा का ही पार्ट है, समझना इस बात को। होता पता क्या है मेगा फूड पार्क के अंदर, जैसे आपके कुछ फार्मर ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है, फार्मर्स के, किसानों के ग्रुप हो सकते हैं, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं, ऐसे जी जिनको हम बोलते हैं, या फिर आपके इंडिविजुअल फार्मर्स। तो ये कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे होंगे, ये कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे होंगे। जो भी ये प्रोडक्शन करेंगे ये कहीं ना कहीं कहाँ पे आएंगी, ये आएंगी सीसी के पास। व्हाट इज सीसी? सीसी इज अ कलेक्शन सेंटर। ठीक है, यहाँ पर इनका जो भी आपका प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पे कलेक्शन सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां से आप नोटिस कर पाओगे ये जाएगा किसके पास, पीपीसी के पास। व्हाट इज पीपीसी? प्राइमरी प्रोसेसिंग। मैंने आपको थोड़े टाइम पहले प्राइमरी प्रोसेसिंग समझाया था, राइट। तो ये आता है किसके पास, आपके प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर के पास। अब यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हो, यहाँ पर आपका प्राइमरी प्रोसेसिंग के अंदर आपका स्टोरेज हो गया, राइट, आपका टेम्परेचर हो गया, इसके अलावा आपकी ब्रांडिंग हो गया, आपकी पल्पिंग हो गया, राइट। ये अलग अलग जो प्रोसेसेस होते हैं वो यहाँ पर आपके देखे जाते हैं। ठीक है, इवन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी ग्रेडिंग करना, सॉर्टिंग करना, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करना, ये सारे आपके प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स में ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज करी जाती हैं। फिर एक बार प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में आगे फिर हमारे पास क्या है, सीपीसी, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, मतलब सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग इसमें। ठीक है, सीपीसी में क्या होगा, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर होगा, जहां पर फिर सारा जो भी प्रोसेसिंग होती है, लॉजिस्टिक्स हो गया, क्वालिटी चेक हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, ये सारा कहाँ देखा जाएगा, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में। ठीक है, यहाँ से फिर या तो ऐसा हो सकता है कि जो भी आपका फ्रेश प्रोडक्ट है वो बन के आया, उसको आपने बेच दिया डोमेस्टिक रिटेल के अंदर, या फिर कुछ और वैल्यू एडिशन करके इसको आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब एक्सपोर्ट कर दिया बेसिकली। तो इस तरह से ये मेगा फूड पार्क होता है। तो यानी कि बहुत सारे किसान अपना प्रोड्यूस लेकर आएंगे, पहले वो कलेक्शन सेंटर पे आएगा, फिर सॉर्टिंग ग्रेडिंग होगी, उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग होगी, फिर सेकेंडरी प्रोसेसिंग या उसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर कह सकते हो। फिर वहां से या तो मार्केट में बेच देंगे, सुपर मार्केट्स में बेच दिया जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं उसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका मेगा फूड पार्क इस तरह से वर्क करता है। और ये जो मेगा फूड पार्क है ये दरअसल में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का ही आपको हिस्सा देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ऑपरेशन ग्रीन्स की,
यहाँ पर पहले ना बात होती थी ऑपरेशन ग्रीन्स के अंदर टॉप की, टोमेटो, अनियन, पोटैटो की। बाद में हमने इसके टॉप से नाम रख दिया टोटल। बेसिकली हमारे ये जो इतने सारे हमारे जो पेरिशेबल आइटम्स हैं खासकर ना, उनको हम कहीं ना कहीं उस केस के अंदर अगर हम बात करें, हम किसानों को नुकसान ना हो, है ना, इसके प्राइजेस कहीं ना कहीं स्टेबल रहें, इसके लिए हमने इसको बनाया है। बाकी इवन ना अदरवाइज आप नोटिस कर सकते हो, हमने एफडीआई पॉलिसी के अंदर चेंजेस करे हैं। अब 100% ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दी गई है, ठीक है। तो यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। फिर जो पीएलआई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, दैट इज देयर। एपिडा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ऑपरेशन ग्रीन आपको बता दिया। फिर जो आपके छोटे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, जिनको हम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं, उनका फॉर्मलाइजेशन, ठीक है। मैंने बताया था ना कैसे इनफॉर्मल में ज्यादा है ना, नंबर्स की अगर हम बात करें तो 25 लाख के आसपास आई थिंक देखा था। वो नंबर को हम यहाँ पे जो आपके प्राइम आपके जो थे इनफॉर्मल में थे, उनको कहीं ना कहीं हम बेहतर ढंग से उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ बेटर मंथ्स। इसके साथ ही साथ अगर आप और नोटिस कर सकते हो, तो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि जो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है आरबीआई के द्वारा, आप लोगों ने पढ़ा था मेरे साथ ही कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बताता है कि 40% हमारे कमर्शियल बैंक्स के लिए उनको यहाँ पे खर्च करना होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर हमने इसको भी इंक्लूड कर रखा है हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, ताकि इसमें भी कोई समस्या ना आए। बाकी इसके अलावा आप लोगों ने ओडीओपी के बारे में सुना होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, खासकर ये यूपी की स्कीम थी, पर इसको हम दुनिया देश भर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट को एक अपना प्रोडक्ट दिया जाता है, जिसके अंदर वो महारत हासिल करके उसको और एक्सपोर्ट उसका बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक फायदेमंद चीज़ है, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप नोटिस कर पाओगे जो हमारा कॉन्सेप्ट था वोकल फॉर लोकल का, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा एक मेजर हम पुश देते हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग हमें पता होना चाहिए। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि सरकार की तरफ से तो काफ़ी सारे अलग अलग स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। पर अभी भी कोशिश पता क्या है, अभी भी कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे हमारे जो क्लियरेंसेस वगैरह हैं वो आसानी से मिले। जैसे इन्वायरमेंट क्लियरेंस हो गया, आप जो बात कर रहे थे रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल की, वो कहीं ना कहीं कम होने चाहिए। लैंड यूज के अंदर जैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपके मतलब वो पॉलिसीज वगैरह अलाउ करनी चाहिए कि आपके अच्छे से ये सेटअप हो पाए आपके जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं। अगर ये सब चीज़ें हम करते हैं, प्रॉपर कॉम्पिटिटिव चीज़ें उनके लिए प्रोवाइड करते हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले समय के अंदर जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो और भी यहाँ पे हम ग्रो कर पाएंगे। बाकी देखो, इंडिया डाइवर्स कंट्री है। इंडिया के अंदर 120 से भी ज़्यादा आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग तरह की सॉइल्स हैं, अलग अलग तरह की डिमांड है। तो डेफिनेटली पूरे देश भर के अंदर हमारे पास एक काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल है इस सेक्टर को ग्रो करवाने का। डिमांड भी होती है लोगों की, कहीं ना कहीं हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको सप्लाई करने की। तो सरकार जो बात कहती है ना कि एक सनराइज इंडस्ट्री है, वो गलत नहीं कहती। इट हैज़ अ वेरी वेरी ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो इन द फ्यूचर। एंड अगर सही स्टेप्स लिए गए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो सही डायरेक्शन में रहीं, एंड एट द सेम टाइम हमने ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को और इम्प्रूव किया, एंड लोगों में डिमांड रेस करी, हेल्दी चीज़ें लोगों तक प्रोवाइड करी, उनका माइंडसेट सही डायरेक्शन में डेवलप हुआ, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया की एक लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। एग्रीकल्चर जब टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि कैसे हर साल लगभग 10,000 किसान देश में ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सुसाइड कमिट करते हैं। देश में किसानी की हालत काफ़ी ख़राब है, ये आप लोग सब जानते हैं। बट फूड प्रोसेसिंग एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि यही वो कनेक्टिंग लिंक है जो किसानों की इनकम भी बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं माइग्रेशन को भी रोकेगा, है ना, और इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डिमांड भी अच्छी खासी जनरेट होगी, एंड कहीं ना कहीं सबको रोजगार भी इसमें मिल सकता है। क्योंकि उतना सारा देखो, एग्रीकल्चर के पास उतना पोटेंशियल नहीं है सबको रोजगार देने का, पर एग्रीकल्चर के साथ जो लिंक्ड इंडस्ट्रीज हैं, जो फूड प्रोसेसिंग है, वो डेफिनेटली काफी सारे लोगों को रोजगार अच्छा खासा देने में सक्षम हो सकती हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। यूपीएससी ने बार बार इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो सरकार क्या कर रही है, क्या समस्याएं हैं, कैसे कैसे उनको ठीक करना है, क्यों इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ताकि यूपीएससी में कैसा भी क्वेश्चन आए हम उसको अच्छे से टैकल कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज था वो अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।